नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिनसे आज हम हरियाणा के कई बड़े मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे। बहुत स्वागत है स्पीकर साहब आपका जनतंत्र टीवी के मंच पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। स्पीकर साहब, मेरा पहला सवाल ये है, बतौर विधानसभा अध्यक्ष आपका 2 साल का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है, कैसा अनुभव रहा आपका बतौर अध्यक्ष? 4 नवंबर जी 2019 को मुझे विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली थी जी और लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी जहां तक 2 वर्ष का प्रश्न है, मैंने प्रयास किया है जी कि जो विधानसभा अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी है जी उसको निष्पक्षता के साथ पूरा किया जाए, जी चाहे वो विधानसभा के अंदर है या विधानसभा से बाहर है। जी और प्रयास किया है कि विधानसभा के अंदर अक्सर एक अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगते रहे जी कि अध्यक्ष जो रूलिंग पार्टी है या जिस पार्टी का अध्यक्ष है उस पार्टी की वो हेल्प करते हैं या उस पार्टी के विधायकों को ज़्यादा समय देते थे, ज़्यादा मौका देते हैं, बोलने का मौका देते हैं। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि अपने व्यवहार से और सभी सदस्यों की सहायता से, जी देखिए जब तक मेंबर्स की कोऑपरेशन ना हो जी सदन को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जी लेकिन आज मुझे इस बात का संतोष है कि सदन के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति नहीं आई। जी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हमें किसी विधायक को, किसी मेंबर को उठा करके फेंकना पड़ा हो, कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। देखिए, एक विपक्ष के नाते विपक्ष के सदस्यों का ये अधिकार है कि वो वॉकआउट करें, वो वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट भी करें। लेकिन जिस प्रकार की अप्रिय घटनाएं बहुत सारी विधानसभाओं के अंदर देखने को मिली या आपकी बार लोकसभा के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं आया विधानसभा के अंदर जब हमें इस प्रकार से कोई सख्त कदम उठाना पड़ा हो। तो चुनौतियां क्या क्या रही अध्यक्ष के रूप में आप? देखिए, चुनौती तो सबसे बड़ी तो चुनौती यही थी कि मैं अपने आप को निष्पक्ष एक साबित कर सकूं। ठीक है। उस दृष्टि से मैंने प्रयास किया कि सभी जो हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, चाहे वो विपक्ष के साथी हैं, उन सभी को बराबर का समय उनकी पार्टी के अनुसार उनकी जो संख्या है विधानसभा के अंदर उसके आधार पर उनको पूरा समय में दे पाऊँ। और कई बार तो ऐसा भी लगा कि जैसे विपक्ष को हमने ज़्यादा समय दिया बजाय सत्ता पक्ष के। और मेरा एक प्रयास अब की बार ये रहा, क्योंकि हमारी विधानसभा के अंदर 90 में से 42 सदस्य पहली बार चुन करके आए हैं और बिल्कुल नए सदस्य हैं। मेरा ये प्रयास रहा कि जो सदस्य नए चुन करके आए हैं उन सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाए। और जहाँ तक एक आरोप अक्सर लगता था कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, कि विधानसभा अध्यक्ष जो क्वेश्चन आवर है, उस क्वेश्चन आवर के अंदर ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो अपनी पार्टी के लोगों के प्रश्न लगाते हैं। तो मैंने आपकी बार 2 साल पहले ही शुरुआत के अंदर ही एक नई प्रक्रिया शुरू की कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो अलॉटमेंट है या क्वेश्चन जो लगेंगे वो ड्रॉ ऑफ लॉट से हम निकालेंगे। ये प्रक्रिया पहली बार विधानसभा के अंदर हुई और उसका हमें बड़ा फायदा भी मिला कि सभी सदस्यों के क्वेश्चन 1 या 2 या 3 समय के अनुसार सबके क्वेश्चन भी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, क्योंकि हम जब ड्रॉ ऑफ लॉट्स करते थे तो चाहे वो विरोधी पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन सबको सामने बिठा करके ड्रॉ ऑफ लॉट। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस बार सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए नजर आए कि जी हमें पूरा समय नहीं दिया गया। कुछ विपक्ष के जो विधायक थे, नए जो चुने हुए विधायक थे, उनके अंदर कुछ असंतोष देखने को मिला। उसका कारण था उनके विधायक दल के नेता, क्योंकि हम जो भी सूची मांगते हैं
जी। वो विधायक दल का जो नेता है, जो विपक्ष का नेता है, उससे सूची मांगते हैं। ठीक है। अब वो विपक्ष के नेता किन अपने जो विधायक हैं उनको बोलने की अनुमति देते हैं या कौन कौन सा विधायक बोलेगा, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और आपने अभी हाल ही में देखा जो उसका प्रगटावा जो है, अभी मेरे को 13 सदस्यों ने, जो नए चुने गए सदस्य हैं, उन्होंने लिख करके भी दिया। जी। मेरे पास उनका एक लिखित पत्र आया कि आप चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को जितने मर्जी समय दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें जो नए चुने हुए विधायक हैं या जो वो 13 विधायक हैं, हमें जो समय है वो आप खुद अलॉट करिए। ठीक है। लेकिन ये सदन की परंपरा नहीं रही। जी। सदन की परंपरा तो यही रही है कि जो नेता विपक्ष हैं वही हमें सूची देते हैं कि आप इन इन सदस्यों को बुलवाइए और कितना कितना समय बुलाइए, और उसके प्रायोरिटी भी वही तय करके देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं को बजाय जो हमारे आदरणीय विपक्ष के साथी हैं मुझे लिख करके देने के, वो अपने नेता से बात करें कि भी नए सदस्यों को भी बोलने का सही समय मिलना चाहिए। ठीक है। बतौर विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि आपका 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, 2 क्या बड़ी उपलब्धियां मानते हैं आप विधानसभा से जुड़ी हुई, और अगले 3 साल में 3 बड़े क्या आपके एजेंडे हैं? जो हमारा एक्ट था जी, विधानसभा का जो एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, 50-55 साल के बाद भी, 66 के अंदर हरियाणा बना था और 55 साल के बाद भी आज तक पंजाब रूल्स एंड रेगुलेशन के नाम से वो डिक्टेट हो रहे थे। रूल्स जो थे पंजाब के नाम से थे, हमने उनको परिवर्तन करके हरियाणा के नाम से सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू कराया यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक था। दूसरा, मैं समझता हूँ कि हरियाणा विधानसभा के अंदर हमने एक जो बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड वो शुरू किया, और बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड जो था, हमने 1 लाख रुपया और उनको एक प्रशंसा पत्र और शॉल दे करके जो बेस्ट लेजिस्लेटर थे आपकी बार, जो बोर्ड था या जो कह लीजिए जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसने 2 विधायकों को एक मतलब ब्रैकेटेड जो था वो प्रथम पुरस्कार दिया। तो मैं समझता हूं कि इससे हमने एक प्रयास किया है कि लेजिस्लेटर्स जो हैं, जो विधायक हैं, वो चर्चा के अंदर भाग लें, अपनी जिम्मेवारी समझें। कमेटियों के अंदर हमने अलग अलग मार्क्स रखे थे, जो हमारी सब कमेटियां बनी हुई हैं विधानसभा की, उन सब कमेटियों के अंदर भी वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, विधानसभा की हर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको ये जो हमारा लेजिस्लेटिव वर्क है, और मैं समझता हूं कि वो समझ में भी आए और वो आगे काम कर सके। और जहां तक आपने कहा कि आने वाले जो 3 बड़े मुद्दे हैं, मेरा सबसे पहला प्रयास, जो मैंने प्रयास शुरू किया है, वो है कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बने। ठीक है। और चंडीगढ़ के अंदर ही कोई अच्छी जगह के ऊपर, बड़ी जगह के ऊपर स्थापना, जहां हरियाणा विधानसभा भवन की स्थापना हम कर सके। ठीक है। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, देखिए, पहले तो पंजाब ने हमारे साथ बहुत ज्यादा धक्का किया हुआ, जाति की हुई है। ठीक है। जो 40% हिस्सा 1966 में हरियाणा विधानसभा को मिला था, उसमें से अभी तक 27% हिस्सा हमें दिया है, 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के पास बकाया है। ठीक है। हमने प्रयास किया वो भी लेने के लिए, और उसके लिए यूनानिमस रेजोल्यूशन भी विधानसभा के अंदर हमने किया है। और उसके पश्चात जो पंजाब के गवर्नर थे और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर थे बदनौर जी उस समय, उनको हमने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन ने मिलकर के ये मांग भी की थी। ठीक है। उसके अलावा जो मैंने कहा आपको कि नया भवन बनाने का, मैं समझता हूं कि आज की जरूरत के मुताबिक और आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए इस भवन की बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा हाँ कि निश्चित तौर पर। उसके पश्चात मैं आदरणीय अमित शाह जी से, जो हमारे गृह मंत्री हैं,
और वो क्योंकि चंडीगढ़ का जो काम काज है वो चंडीगढ़ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो इसलिए मैंने उनसे भी निवेदन किया कि भी ये जो है हमें विधानसभा भवन के लिए जगह जो है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए। और मैं आदरणीय ओम बिरला जी से भी मिला था जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये इस बात की बहुत ज़रूरत है। स्पीकर साहब, मेरे ना 2 सवाल आपके जवाब से ही जुड़े हुए हैं। पहला ये कि जो हमने पंजाब से 13% हक लेने वाली बात की, क्योंकि देखिए पंजाब से तो ये हम कब से हक मांगते आ रहे हैं और आज तक उसके लिए लड़ाई ही लड़ी जा रही है। भले ही हमारा सर्वदलीय जो मंडल है वो जाकर राज्यपाल से मिलकर आ चुका है, लेकिन अब क्योंकि जैसा आपने बताया कि गृह मंत्री जी से भी आपने चर्चा की, इसका फर्दर कोई ठोस एक्शन प्लान क्या है? पंजाब के पास जो हमारा बकाया हिस्सा जी, उसके बारे में प्रक्रिया शुरू हुई है, मुझे इस बात का संतोष है। ठीक है। क्योंकि जो कार्य आज से 50 साल पहले शुरू होना चाहिए था, जो मांग हमें करनी चाहिए थी, वो अब हो रही है जी। इसके अंदर हम कुछ लेट हुए हैं, लेकिन एक प्रयास शुरू किया है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की और पंजाब के सेक्रेटरी थे उसमें, और हरियाणा हमारी विधानसभा की सेक्रेटरी थी, एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसके बारे में जो पिछला सारा रिकॉर्ड था हमने उनको सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया और उसके ऊपर फर्दर जो है वो उन्होंने पूरा संज्ञान लेने का अपने हमें आश्वासन दिया और ये कार्रवाई शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा। स्पीकर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जितने भी विधानसभा से जुड़े मुद्दे थे उन पर हमने आपकी जो राय है वो जानी। आप अग्रवाल समाज से आते हैं, समाज से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है महाराजा अग्रसेन जी के पाठ्यक्रम का, जिसको लेकर आपने पिछले दिनों प्रयास भी किए थे, शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक वो पाठ्यक्रम दोबारा शामिल नहीं हो पाया है। महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी, महाराजा अग्रसेन जी का जो उनका पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी का शामिल होना जी, ये एक विषय मैंने भी और हमारे अग्रवाल समाज के कुछ बंधुओं ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाया था और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के भी ध्यान में लेकर के आए थे कि पहले ये पाठ्यक्रम में शामिल था, पता नहीं किन कारणों से ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था जी। उस बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि जो आने वाला सत्र है उस सत्र के अंदर हम इसको जो पाठ्यक्रम के अंदर हम शामिल करेंगे। एक बात और मैं आपसे आशीष जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अग्रवाल समाज की तरफ से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो लिया कि जो हिसार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखने का जो निर्णय सरकार ने किया, अग्रवाल पूरा अग्रवाल समाज सरकार का अभिनंदन करता है, सरकार का धन्यवाद करता है। अग्रोहा धाम में जो टिल्ले की खुदाई का मुद्दा था उसके ऊपर भी आप प्रयास कर रहे थे, वो कब तक उसके ऊपर जो काम है वो देखने को मिलेगा? ये आशीष जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि अग्रोहा धाम जो मैं समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी और जहाँ अग्रोहा के अंदर बहुत पुराना इतिहास जी, उस टीले के अंदर दबा हुआ है जी। अग्रवाल समाज ने इजाज़त मांगी थी कि हम अपने तौर पर इसको कराएं, लेकिन क्योंकि सरकार का मामला है, केंद्र का मामला है और केंद्र की वो धरोहर है, उनने यहाँ जो अपना राज्य प्रशासन है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, इनको भी लिखा है और जो हमारी केंद्रीय सरकार है जी। मैंने आदरणीय जो हमारे इस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जी, जो अशोक खेमका जी, उनसे भी निवेदन किया था कि इसका जो कार्य है वो जल्दी शुरू कराया जाए। हरियाणा में हम कोई नेता का इंटरव्यू करें और कृषि कानूनों का जिक्र ना आए तो मुझे लगता है वो इंटरव्यू जो है वो अधूरा होगा। वैसे तो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन हरियाणा में ज्यादा असर है। बीजेपी के विरोध हो रहे हैं, लेकिन कई जगह विरोध के नाम पर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। आपकी इन आंदोलन के ऊपर
आपकी कृषि कानूनों के ऊपर और ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे क्या राय है आपकी, आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र में आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, ये एक लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति का अधिकार है। जी। लेकिन वो जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो हिंसक ना हो, जी। उसके अंदर तोड़फोड़ ना हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो। जो आज मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन कहें या विपक्षी पार्टियों का आंदोलन कहें, मतलब आप कह रहे हैं प्रायोजित है ये आंदोलन? देखिए, अपनी जो विपक्ष है उन्होंने खुद माना है कि हम इसके साथ खड़े हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन के साथ खड़ा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने तो किसानों का समर्थन दिया है, आप नहीं, तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि प्रायोजित नहीं, है। देखिए, उनकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं कि हर उनके एक्शन में हम उनके साथ हैं। जी। इसका मकसद तो ये है कि भी वो प्रायोजित कह लीजिए या उनका समर्थन कह लीजिए, जिस भी रूप में आप देखें। जी। लेकिन मेरा एक कहना है कि लोकतंत्र में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को अपने लोगों से, जनता से मिलने से रोकना या उनको जनता की समस्याओं के हल करने से रोकना, ये लोकतंत्र को कमजोर करने का एक प्रयास है। ठीक है। आज भीड़ तंत्र के बल पर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है। स्पीकर साहब, आप पंचकुला से आते हैं, 2 साल का ये कार्यकाल हो चुका है, दूसरी बार आप बने हैं विधायक, और मैं पंचकुला का जिक्र करूं तो वो भी कहीं ना कहीं, जिक्र ना करूं तो इंटरव्यू में मेरे जाती होगी। 2 साल के इस कार्यकाल में आप क्या अपनी उपलब्धियां मानते हैं पंचकुला क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पिछले 5 साल का मैं कहूंगा जी। मैंने ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट भी दी थी, जी। एक ब्यौरा भी दिया था। जी। पिछले 5 साल में 3740 करोड़ रुपए के जो विकास के काम पंचकुला के अंदर हमने करवाए। ठीक है। बड़े मेजर प्रोजेक्ट थे। NH-73 था जो पिछले 15 साल से पेंडिंग था, और जब से वो बन करके तैयार हुआ हमने उसको शुरू कराया, हम ही ने उसका उद्घाटन किया, और जब से वो बना है तो पंचकुला एक तरक्की की राह के ऊपर चला है। उसके अलावा पंचकुला के अंदर जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है। जी। हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है सेक्टर 6 का, जो 100 बेड था, आज 500 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है और सभी सुविधाएं उसके अंदर है। ठीक है। उसके अलावा आयुष का एम्स जो हमें केंद्र की तरफ से मिला, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। जी। इसके अलावा हमने यहाँ पर पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर, जी। यहाँ पर 5 नए संस्कृति स्कूल, जी। और हमने कॉलेज के अंदर बहुत सारे नए जो एडवांस कोर्सेज हैं वो हम लेकर के आए हैं। जी। हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हमारी PHC हैं, CHC है, जी। उनको और स्ट्रेंथन किया है ताकि नज़दीक जो रोगी है, जो पीड़ित है, उसको इलाज वहाँ पर मिल सके। ठीक है। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है, बिजली हमारे पास 2014 में सिर्फ 5 या 6 घंटे या 8 घंटे बिजली आती थी। ठीक है। पंचकुला प्रदेश का सबसे पहला जिला बना जी। जहां 24 घंटे बिजली केवल शहर में नहीं, गांवों के अंदर भी हमने दी। हरियाणा के अंदर तीसरा ये शहर है जिसके अंदर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का यहाँ पर गठन होने जा रहा है, और उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जी। और उसके अलावा आज पर्यटन की दृष्टि से जो मोरनी के अंदर हम नई सुविधाएं दे रहे हैं, पर्यटकों को नए आयाम, मैं कहूँगा नई चीज़ें, जैसे पैराग्लाइडिंग का शुरुआत की, पैरासेलिंग की शुरुआत की, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, और पंचकुला को एक जो हमारे टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। तो उस दृष्टि से पंचकुला के अंदर फिल्म सिटी की घोषणा हो सकी है। 60 एकड़ के अंदर फिल्म सिटी बनने जा रहा है। मेरा प्रयास तो ये है कि 7 मेरे सरोकार हैं पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए। एक डॉग्स फ्री, एक कैटल फ्री, तीसरा मैं कहूँगा कि ड्रग्स फ्री, चौथा है पॉल्यूशन फ्री,
पांचवा है पॉलीथीन फ्री, छठा है स्लम फ्री, और सातवां जो मैं कहूँगा कि 7 सरोकार मेरे मन के अंदर हैं कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। देखिए, स्लम फ्री पंचकूला बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार हुई है। 7500 फ्लैट हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। पीपीपी मोड के ऊपर उसका टेंडर होने जा रहा है, कुछ ही दिनों के अंदर शायद लग भी गया हो। और हमने पॉलीथीन फ्री अभी पीछे रेलवे की टीम आई थी जी। उससे पहले मैंने आदरणीय पीयूष गोयल जी से फोन के ऊपर चर्चा की थी और अपनी ये समस्या बताई। एक टीम भेजी थी जो पूरा सर्वे करके, और जो रेलवे स्टेशन है जी। वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन बनाने के लिए प्लानिंग तैयार हुई है। उन्होंने है। पूरी प्लानिंग भी दिखाई थी, और उसके अंदर सबसे फेस 1 से जो रास्ता सीधा आ रहा है वो रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बना करके, आरयू भी, रेलवे अंडर ब्रिज बना के आरयू भी बना करके जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। अक्सर क्योंकि पैसेंजर्स बहुत हैं चंडीगढ़ और पंचकुला में, दूर दूर से आते हैं, हाई कोर्ट यहाँ है, सचिवालय यहाँ पे है, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम यहाँ बैठता है। जब चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़ का स्टेशन दिखता है चमचमाता हुआ, लेकिन अगर पंचकुला चले जाते हैं तो स्थिति विपरीत नजर आती है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी कई बार अभाव दिखता है। आदरणीय पीयूष गोयल जी से जी, जब वो तीन पत्र लिखे जी, और उनसे बातचीत भी की। वर्ल्ड लेवल का जो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है उसके अंदर जिस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था दिखाई कि जाने के लिए अलग से रास्ता है, आने एंट्री के लिए अलग से रास्ता है, पंचकूला भी उतना ही, पंचकूला का रेलवे स्टेशन भी उतना ही सुंदर होगा जैसे मैंने तो एक और प्रपोजल दी थी कि इस रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन किया जाए, क्योंकि एक मुंह जो है रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ की तरफ है, दूसरा जो मुंह है वो पंचकूला की तरफ है। ठीक है। कई बार लोगों को, जो पंचकूला के लोग हैं, उनको कई बार इसमें असमंजस रहती है कि चंडीगढ़ आया या पंचकूला आया। तो अगर यदि चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन इसका नाम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो यात्री जो बाहर से आया, जिसको यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में पता नहीं है कि पंचकूला वालों ने भी चंडीगढ़ के ऊपर उतरना है, तो उनको एक जानकारी मिलेगी, अच्छी जानकारी। अंतिम जो सवाल है वो है पंचकुला से ही जुड़ा हुआ डंपिंग ग्राउंड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का मुद्दा। इसकी क्या अभी स्टेटस है और जो समस्या है वो कब तक ये हल हो जाएगी? जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर है वो ऑलरेडी 2 बार हुआ है जी, लेकिन सफिशिएंट बिड्स ना आने के कारण वो मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों के 4 दिनों के अंदर फिर दोबारा से टेंडर वो लगाने जा रहे हैं जी। और जल्दी ही ये जो अपना डंपिंग ग्राउंड वाला मुद्दा है इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपने धन्यवाद। तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो जनता जानना चाहती थी। तो ये हमारे साथ थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम उन सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए जो शायद आप जानना चाहते थे। अगले सप्ताह एक और खास शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now